नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सभी लोगों का शिक्षा के इस मंच पर। मैं राहुल सोगन आप सभी विद्यार्थियों के साथ में आज से जीके की तैयारी करवाऊंगा आप सभी लोगों को, और आपके साथ में मैं अंत तक बना रहूंगा जहां हम रीट पात्रता परीक्षा को क्लियर करेंगे। विद्यार्थियों, हमारा उद्देश्य रीट ही नहीं, रीट के साथ साथ रीट मेंस की तैयारी करना भी है। रीट में दो एग्जाम्स होती है, एक होती है रीट प्री जिसे रीट पात्रता परीक्षा कहते हैं वो, और दूसरी होती है रीट मेंस। तो हमारा उद्देश्य है दोनों की तैयारी करना, और उन दोनों की तैयारी के लिए हमें जो है कुछ ऐसे टॉपिक्स लेने होंगे जो दोनों के सिलेबस में है। और हमारे पर्यावरण में एक टॉपिक मुझे मिला, वो है राजस्थान के दुर्ग। आर्ट एंड कल्चर के अंदर जब भी राजस्थान के दुर्ग पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। राजस्थान की चाहे आप कोई सी परीक्षा दे लो, वहां पे दुर्गों से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। भाई देखो, प्रश्न पूछना स्वाभाविक है। राजस्थान में दुर्ग ही इतने हैं और प्रत्येक दुर्ग की एक रोचक कथा है। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लास्ट तक बने रहना, आप लोगों को अच्छे से मैं समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करें दुर्गों के प्रकारों की, तो राजस्थान में जो दुर्ग है उनके बारे में एक पुस्तक है जिससे जानकारी मिलती है। उस पुस्तक का नाम है शुक्र नीति। क्या नाम है भाई? शुक्र नीति नाम की एक पुस्तक है, और इस पुस्तक में दुर्ग 9 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। अब हम लोगों को ये 9 पढ़ने पड़ेंगे, और कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी पढ़ना पड़ेगा भाई। देखो, एक एक करके पढ़े। तो सबसे पहले इसमें जो दुर्ग बताया गया है उस दुर्ग को कहते हैं हम गिरि दुर्ग। क्या कहते हैं? गिरि दुर्ग। नाम से ही समझ में आ गया होगा ये तो, गिरि दुर्ग। इसका मतलब होता है पहाड़ों पे जो दुर्ग स्थित होते हैं उन्हें हम गिरि दुर्ग कहते हैं। नाम गिरि मतलब पहाड़ी होता है, गिर। तो विद्यार्थियों, गिरि दुर्ग होते हैं ऐसे दुर्ग जो पहाड़ों पे स्थित होते हैं। राजस्थान के बहुत से दुर्ग पहाड़ों पे स्थित है। अब देखो, दूसरे की तरफ बढ़े, जो इन्होंने दूसरा बताया तो उसको कहते हैं एरण दुर्ग। क्या बोलते हैं भाई? एरण दुर्ग। और ये जो दूसरा प्रकार है एरण, एरण जो दुर्ग होता है वो होता है मध्य भाग में, जंगल के मध्य जंगल में होता है भाई। किस में होता है? मध्य जंगल में जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एरण दुर्ग बोलते हैं। ऐसे दुर्ग जहां पे पहुंचना कठिन हो, वो दुर्ग तो जंगल के मध्य हो ही हो, साथ में वहां पे जो पहुंचने का रास्ता हो वो बड़ा उबड़ खाबड़ हो, उसे क्या बोलते हैं? एरण दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तीसरे दुर्ग की बात करें तो वो आ जाता है वन दुर्ग। क्या आ जाता है? वन दुर्ग। अब आप लोग कहोगे अभी आपने जंगलों का बताया। हाँ, मैंने जंगलों का बताया, वो कौन से में था? अपना एरण दुर्ग में था। लेकिन वन दुर्ग वो होते हैं जो वनों में स्थित हो, जंगलों के मध्य में ना हो। वन उसके चारों तरफ होने चाहिए, लेकिन पहुंचने का रास्ता आसान हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम वन दुर्ग कहते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़े तो देखो, आदमी सबसे पहले कहां पे? पहाड़ी पे रहेगा। पहाड़ी पे ना सही सिक्योर तो वो जंगलों में जाएगा। जंगलों में आगे, जंगलों से थोड़ा सा भाई जंगलों में पहुंचना मुश्किल है खुद के लिए भी, तो वो थोड़े से वनों वाले क्षेत्रों में आ जाएगा। और जब वनों वाले में भी उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो कहां पे जाएगा विद्यार्थियों? वो जाएगा आपके जो जल दुर्ग है, चारों तरफ क्या? जल रखेगा। तो उन चौथी श्रेणी के कौन से दुर्ग आगे? जल दुर्ग। ऐसे दुर्ग जिसके चारों तरफ जल हो उन्हें हम लेते हैं जल दुर्ग की श्रेणी में विद्यार्थियों। तो देखो, 4 हमारे यहां पे क्लियर हो चुके हैं। जब जल होगा और जल भी नहीं बचेगा तो एक नया प्रकार आता है पारीख दुर्ग। कौन सा भाई? पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग, ख से देखो, ख से हो जाता है खाई। क्या हो जाता है? खाई। तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ खाई खुदी हुई हो
उन्हें बोलते हैं पारीक दुर्ग। और उसके बाद में एक होता है पारिद दुर्ग। कौन सा होता है भाई? पारिद दुर्ग। कौन सा? पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जिनके चारों तरफ परिधि हो। देखो पारिद से देखो क्या परिधि अर्थात परकोटा हो, उन्हें क्या बोलते हैं? पारिद दुर्ग बोलते हैं। आप नोट्स बनाओ तो इनको साथ में लिखते रहना थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है? बाकी तो पीडीएफ में मिल जाएगा आपको सारा कुछ। पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग के अलावा एक होता है दानवन दुर्ग। कौन सा होता है? दानवन दुर्ग। और ये जो दानवन दुर्ग होता है ये होता है मरुस्थलीय दुर्ग। दानवन का हिंदी में अर्थ होता है मरुस्थल। दानवन एक संस्कृत का शब्द है। दानवन कैसे लिखते हैं? ऐसे, दानवन। आप जब संस्कृत में सर्च करोगे इसको ट्रांसलेट, तो दानवन का अर्थ क्या होता है? मरुस्थलीय दुर्ग होता है। दानवन के अलावा एक दुर्ग का प्रकार होता है सैन्य दुर्ग। कौन सा हो गया भाई? सैन्य दुर्ग। तो सैन्य दुर्ग कौन से होते हैं? ऐसे दुर्ग जहां पे सेनाएं रखी जाती हो उन्हें क्या बोलते हैं? सैन्य दुर्ग हम बोलते हैं। एक होता है सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाई? एक होता है सहाय दुर्ग। कौन सा? सहाय दुर्ग। और ये जो सहाय दुर्ग होता है इसके अंदर सहायता के समय काम में लिया जाता है। इसको सहायता के तौर पर इसमें राजा के जो भाई बंधु होते हैं वो रहते हैं। तो इस तरीके से ये कौन सा दुर्ग आ गया? अपना सहाय दुर्ग आ जाता है। अब कितने दुर्ग हुए अपने? गिन लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये हमारे कितने दुर्ग हो गए? 9 के 9 दुर्ग कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनको आसानी से याद करना है। एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं, थोड़ा सा याद हो जाएगा ना। याद होना आवश्यक है। मेरा लक्ष्य है आपको एक ही कक्षा में सब कुछ याद करवाना। कैसे याद करना है? देखो, गिरी, सबसे पहले आदमी सबसे ज्यादा सिक्योर कहां पे रहेगा? पहाड़ों पे। तो गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग का मतलब होता है ऐसे दुर्ग जहां पे क्या मिलती हो भाई? गिरी दुर्ग का मतलब होता है ऐसे दुर्ग जो पहाड़ों पे स्थित हो। पहाड़ों के बाद में आदमी किधर? जंगलों में ज्यादा सिक्योर है, तो एरण दुर्ग। एरण दुर्ग जो मध्य जंगल में रहे। ये मान लो ये सारा जंगल है और इसके सेंटर में रहे और इसके चारों तरफ इधर पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे पहुंचने का रास्ता भी बड़ा कठिन हो जाता है। उनको बोलते हैं एरण दुर्ग। और जो वन दुर्ग होते हैं ये होते हैं जिनके चारों तरफ वन हो, अर्थात वन तो है, पेड़ है, लेकिन कम मात्रा में है और वहां पे पहुंचना बहुत आसान होता है। उन्हें वन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। फिर आते हैं जल दुर्ग। जिनके चारों तरफ जल हो, जिनके आसपास जल हो, उन्हें जल दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। फिर आता है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग जहां पे सहायता रखी जाती हो, अर्थात राजा के जो भाई बंधु रहते थे उन्हें हम सहाय दुर्ग लेते हैं। एक होता है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग में कैसे याद करना है? ख से क्या हो जाएगा अपने? खाई हो जाएगा। ख से क्या हो जाएगा? खाई हो जाएगा। तो पारिक दुर्ग का मतलब है ऐसे दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो। फिर कौन सा? पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग। पारिद, परिधि। क्या भाई? पारिद से परिधि, जिसके चारों तरफ परिधि अर्थात परकोटा हो, उन्हें क्या बोलते हैं? पारिद दुर्ग हम बोलते हैं भाई। फिर देखो, एक होता है दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग, ये दानवन थोड़ा सा आधा आएगा भाई, आधा नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है? दानवन दुर्ग। दानवन दुर्ग वे दुर्ग जिनके क्या हो? चारों तरफ मरुस्थल हो, जैसे हमारा जैसलमेर का किला है, वो कौन सी श्रेणी में आएगा? दानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो, एक कौन सा बच्चा हमारे पास में? सैन्य दुर्ग। कौन सा आ जाता है? सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें सेनाएं रखी जाती हो उसे क्या बोलते हैं? सैन्य दुर्ग। तो इस तरीके से मैंने आपके 9 के 9 प्रकार याद करवा दिए हैं। इन 9 के 9 को आपको याद करना है। बड़े आसान से है, देखते ही समझ जाओगे। याद आपको, अब देखो रीट की पात्रता परीक्षा में तो डायरेक्ट ऑप्शन आने वाले हैं, तो ये तो है नहीं कि आप लोग दुर्गों के 9 के 9 नाम लिखोगे। बस आपको पहचानना है कौन सा दुर्ग कौन सा है। अब हम जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे
राजस्थान के कुछ दुर्ग है जिन्हें यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है, और वह ऐसे 6 दुर्ग हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हट जाता हूं ताकि आप नोट्स बना सको। जल्दी से ले लो एक स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल दुर्गों के बारे में। थोड़ा थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे इनको। तो विश्व विरासत, हमारे पास टॉपिक क्या आ जाएगा, विश्व विरासत में शामिल दुर्ग। बड़े आसान से तरीके से पढ़ेंगे। विश्व विरासत में हमारे 6 दुर्ग शामिल है। कितने भाई? 6 दुर्ग जो है हमारे शामिल है। उन 6 के 6 को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग भाई? गागरोन का दुर्ग, गागरोन दुर्ग। और ये गागरोन वाला दुर्ग है कहां पे? ये है झालावाड़ के अंदर। कहां पे? झालावाड़ के अंदर। कहां पे है भाई? याद रखना, झालावाड़ के अंदर आ जाता है। दूसरा जो दुर्ग है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कितना आसान है। पहला कौन सा? गागरोन दुर्ग। गागरोन झालावाड़ से थोड़े से चले चित्तौड़गढ़ पहुंच गए। चित्तौड़गढ़ के बाद में जो तीसरा दुर्ग आएगा उसको बोलते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का भाई कुंभलगढ़। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ के बाद में कौन सा? ऊपर आ जाओ, जैसलमेर वाला। कौन सा दुर्ग भाई? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर का जो दुर्ग है इसे भी विश्व विरासत में शामिल किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। 5वें की बात करें तो जैसलमेर के जस्ट बगल में आमेर। कौन सा आ जाता है? आमेर जो है वो भी विश्व विरासत में शामिल है। और छठा कौन सा? आमेर के जस्ट बगल में हमारा रणथंभौर। कौन सा भाई? रणथंभौर जो है वो किस में आ जाता है? विश्व विरासत में शामिल दुर्गों की श्रेणी में आ जाता है। टोटल दुर्ग कितने हैं? ये टोटल जो है हमारे 6 दुर्ग है। कितने हैं? 6 दुर्ग शामिल है यूनेस्को की विश्व विरासत में। अब देखो भाई, दूसरा आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दुर्गों को विश्व विरासत में कब शामिल किया गया? जब 13 मेरा हुआ था। और 13 मेरा कब हुआ भाई? 13 मेरा मतलब 2013 में इनको जो है 13 मेरा कर लिया गया, विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था। अब हमें ये 6 दुर्ग तो बड़े अच्छे गौर से पढ़ने हैं। एक एक दुर्ग के ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उनमें ये 6 के 6 जो दुर्ग है बड़े आराम से पढ़ना है और बड़े ध्यान से पढ़ना है। तो रणथंभौर दुर्ग के ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, SS। ठीक है, जल्दी से ले लो, मैं साइड में हट जाता हूं। अब देखो थोड़ी सी बात करते हैं किन पे। सबसे पहले कौन सा दुर्ग पढ़ेंगे? गागरोन का दुर्ग, झालावाड़ वाला जो दुर्ग है। गागरोन तो इसलिए बताया झालावाड़ में है क्योंकि बाकी चित्तौड़ वाला चित्तौड़ में है ही, आप जानते हो। कुंभलगढ़ वाला है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर, ये दिख लेना भाई। कहां पे है? राजसमंद के अंदर है, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, और बात करें जैसलमेर वाला, जैसलमेर में है आमेर। कौन सा? आमेर। आमेर वाला जयपुर में है भाई, जिसको नहीं पता वो देख लेना थोड़ा सा। कहां पे? हमारे जयपुर के अंदर ये स्थित है। और रणथंभौर वाला सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। अब देखो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला हमारे पास में आ जाता है गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग आ गया भाई? गागरोन दुर्ग। ये पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूं। एक तो ये बोर्ड पे जो है पेन को टच नहीं कर सकते नीचे, इस वजह से लिखा भी सही से नहीं जाता है मेरे से। तो गागरोन का जो दुर्ग है इसके ऊपर बात करते हैं।
सबसे पहले बात करें गागरोन का दुर्ग किस प्रकृति का दुर्ग है, तो गागरोन का जो दुर्ग है वो भाई एक तो जल दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? जल दुर्ग है। क्या है? गागरोन का दुर्ग जल दुर्ग है। और जल दुर्ग क्यों है? क्योंकि यहां से दो नदियों के किनारे बसा हुआ है। दो नदियों के किनारे गागरोन का दुर्ग है। कौन कौन सी नदियां हैं? एक तो काली सिंधी नदी है भाई। कौन सी? काली सिंधी नदी है। और दूसरी कौन सी नदी है हमारे पास में? दूसरी नदी है आहू नदी। कौन सी है भाई? आहू नदी। इन दो नदियों के किनारे हमारा गागरोन का दुर्ग बसा हुआ है। कौन कौन सी? जल दुर्ग है, काली सिंधी और आहू नदियों के किनारे ये बसा हुआ है, इसलिए गागरोन के दुर्ग को एक जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अब देखो दूसरे नंबर पर बात करें और भी, ये एक पर्वतीय दुर्ग भी है भाई। गागरोन में पहाड़ी पर स्थित है ये दुर्ग। किस पे? पहाड़ी पे स्थित है, तो इसलिए ये क्या है? एक गिरि दुर्ग भी है। ये भी ध्यान रखना भाई, गिरि दुर्ग भी है। उसके अलावा और बात करें तो ये एक वन दुर्ग भी है, क्योंकि ये अभ्यारण्य में स्थित है, तो क्या है? वन दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाता है। तो तीन तरीके की श्रेणियों में आता है हमारा जो गागरोन का दुर्ग है। कौन कौन सी? एक तो जल दुर्ग की श्रेणी में, दूसरा जल दुर्ग की में क्यों आता है? काली सिंधी और आहू नदी के किनारे स्थित है इस वजह से। और गिरि दुर्ग क्योंकि ये पहाड़ी पर है और जब इसे देखते हैं तो दूर से ऐसा लगता है मानो दुर्ग है ही नहीं, क्योंकि दूर से ये दुर्ग दिखता नहीं है। पहाड़ी के अंदर लुप्त दुर्ग दिखता है ये, और बिना नींव का है भाई। इसके अंदर नींव रखी नहीं गई। क्या? नींव नहीं रखी गई है, ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को। बिना नींव का जो है दुर्ग है, डायरेक्ट पत्थरों पे इस दुर्ग को बनाया गया था। तो ये तो थी दुर्ग की सामान्य से जानकारी। आप लोगों को सभी को जो है पता होनी चाहिए। ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछते हैं, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग कौन सा है? तो राजस्थान में जल दुर्ग कौन सा है? तो गागरोन का जो दुर्ग है वो राजस्थान में जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। अब देखो हमारे नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे बढ़े। ये क्या हो गया? ये हमारा ठीक हो चुका है। अब देखो हम लोगों ने झालावाड़ के दुर्ग के बारे में, गागरोन दुर्ग के बारे में यह पढ़ लिया कि ये एक जल दुर्ग है। अब थोड़ी इसकी स्थापना के ऊपर बात करते हैं, ठीक है? एक सेकंड इसकी स्थापना पे देखें। इसकी स्थापना, स्थापना की बात करें तो गागरोन का जो दुर्ग है वो किसके द्वारा बनाया गया था भाई? डोडी जो है, डोड परमार शासकों द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा? डोड परमार शासकों द्वारा बनाया गया था। अब ये डोड परमार क्या हुए भी? परमार तो इनके जो है परमार वंश के तो ये थे, और परमार वंश के अंदर जो डोड जो परमार थे, डोड जो गोत्र था उनका, उनसे संबंधित थे, तो इन लोगों ने जो है निर्माण करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब थोड़ा सा और बात करें यहाँ पे, डोड परमार शासकों ने इसको बनवाया, इस वजह से इसको डोडिया दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा दुर्ग? डोडिया, अरे डोडिया नहीं भाई, ये थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं? डोड दुर्ग। क्या बोलते हैं? डोड दुर्ग, या फिर डोडगढ़ दुर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा स्थानीय भाषा में इसको किस नाम से जाना जाता है? दुल्लरगढ़ के नाम से। किस नाम से? दुल्लरगढ़ का दुर्ग भी किसको कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दुल्लरगढ़ का दुर्ग किसे कहते हैं? इसी दुर्ग को दुल्लरगढ़ का दुर्ग कहते हैं। अब देखो स्थापना डोड परमार शासकों ने करवाई थी, तो हमने तो ज्यादा यहाँ पे चौहान वंश के शासकों का जो है पढ़ा है। तो इनमें एक शासक था बीजल देव। कौन था? डोड परमारों में एक बीजल देव नाम का बंदा था, और इस बीजल देव ने जो है, इसका युद्ध हुआ था देव सिंह खिंची के साथ में। किनके साथ में? देवी सिंह खिंची के साथ में इसका युद्ध हुआ। और देवी सिंह खिंची चौहान वंश होता है भाई। खिंची कौन होते हैं? चौहानों के होते हैं। और जो देवी सिंह खिंची था, ये इस युद्ध के अंदर जीत जाता है
और यहीं से खिंची वंश जो है प्रारंभ हो जाता है। और आगे जाके यहीं पे प्रताप सिंह खिंची ने जन्म लिया। इन्होंने प्रताप सिंह खिंची, अब याद आ गया होगा आपको प्रताप सिंह खिंची, जो आगे जाकर राजस्थान के एक महान संत बने। महान संत कौन? संत पीपा जी। किसके रूप में प्रसिद्ध हुए भाई? पीपा जी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो प्रताप सिंह खिंची इन्हीं देवी सिंह खिंची के वंश में उत्पन्न हुए थे और आगे जाके राजस्थान के लोक संत बने थे। और जब ये लोक संत बन गए तो इनका एक भाई था अचल दास खिंची। कौन? अचल दास खिंची। और अचल दास खिंची जो है, इसके समय पे एक बंदा अटैक करता है। अचल दास खिंची का युद्ध होता है किसके साथ में? होसंग शाह के साथ में। किसके साथ में? होसंग शाह के साथ में। और ये जो होसंग शाह था ये मालवा का शासक था। कहां का? मालवा का शासक था। इन दोनों में युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर होसंग शाह जीत जाता है और गागरोन का प्रथम शाखा हुआ। भाई कौन सा शाखा? प्रथम शाखा होता है। गागरोन का प्रथम शाखा होता है। किसके नेतृत्व में होता है? तो अचल दास खिंची के नेतृत्व में यह शाखा होता है। किन के नेतृत्व में? अचल दास खिंची के नेतृत्व में यह शाखा होता है। और कब हुआ था? तो बात करें 1423 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1423 एडी बोल दो या ईस्वी बोल दो, बात एक ही है। तो 1423 ईस्वी में अचल दास खिंची के समय किन्होंने? होसंग शाह मालवा का शासक था, इसने अटैक किया था और गागरोन का प्रथम शाखा हुआ था। इस युद्ध के अंदर जो है विद्यार्थियों अचल दास खिंची हार जाते हैं, लेकिन गागरोन का किला नहीं छोड़ते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सेव भी कर देता हूं पीडीएफ के लिए। अब हमारे नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं, अगले पेज पर बढ़े। अगले उसके बाद में 1444 के अंदर, कब? 1444 के अंदर दूसरा शाखा होता है। कौन सा? दूसरा शाखा होता है। और ये जो शाखा हुआ था, इस समय अटैक किसने किया था? इस समय जो है अटैक किया था भाई साहब महमूद खिलजी ने। किसने किया था? महमूद खिलजी प्रथम ने अटैक किया था। अब कुछ लोग जान गए होंगे इसको, ये वही महमूद खिलजी है जिसको महाराणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध के अंदर बुरी तरह पराजित किया था। तो दूसरा जो शाखा हुआ था वो कब हुआ था? महमूद खिलजी ने जब अटैक किया था तब हुआ था। और 1444 में महमूद खिलजी ने अटैक किया था। अब ये सब कुछ पढ़ लिया, थोड़ी सी यहाँ पे दुर्ग से संबंधित पूछी जाने वाली इमारतों को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि इमारतें कई बार पूछी जाती है। तो हम बात करते हैं प्रमुख इमारतें। प्रमुख इमारतें गागरोन के दुर्ग में प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? यदि इमारतों की बात करें विद्यार्थियों, तो एक तो यहां पर कौन दिवे? मीठे शाह पीर की दरगाह है। किन की दरगाह है? मीठा शाह की दरगाह है यहां पर। और मीठे शाह किन्हें बोला जाता है भाई? मीठे शाह बोला जाता है हामिदुद्दीन की। हामिदुद्दीन की जो है, हामिदुद्दीन की दरगाह, एक शेख हुए थे, संत हुए थे, संत हामिदुद्दीन की जो है दरगाह यहाँ पे स्थित है। कौन हुए थे भाई? संत थे, मुस्लिम संत थे। तो इनकी यहाँ पे जो है दरगाह स्थित है। और बात करें भाई तो यहाँ पे कोटा राज्य का टकसाल भी स्थित है। क्या? कोटा राज्य का टकसाल। टकसाल किसे बोलते हैं? टकसाल जहां पे सिक्के बनाए जाते हो। तो जब ये कोटा के शासकों के अधीन रहा था तो यहाँ पे टकसाल सिक्के बनाए जाते थे। ये बात आपको यहाँ पे याद करनी है। और बात करें तो यहाँ पे किनका? मधुसूदन मंदिर। कौन सा है? मधुसूदन मंदिर भी स्थित है। यह भी आपको याद रखना है। कौन सा मंदिर स्थित है? मधुसूदन मंदिर यहाँ पे स्थित है। और यहाँ पे बुलंद दरवाजा भी स्थित है। कौन सा दरवाजा? इस दुर्ग के अंदर एक दरवाजा है बुलंद दरवाजा।
और ये जो बुलंद दरवाजा है ये बनवाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? औरंगजेब द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो देखो मीठे शाह की दरगाह, मीठा शाह, ये अच्छा ये मीठे है भाई, मीठा नहीं है, ठीक है। ये तो कोटा, मीठे शाह की दरगाह शेख अमीनुद्दीन की जो है यहाँ पे दरगाह है, संत अमीनुद्दीन की। और गलियाकोट का उर्स भी जिसे यहाँ पे निकलता है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। कितनी इंपॉर्टेंट बातें हमारी थी जो इससे संबंधित थी, क्लियर हो चुकी है। और इस तरीके से हम लोगों ने जो है गागरोन का विश्व प्रसिद्ध दुर्ग पढ़ लिया है। हो गया स्टार्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है निर्मल क्लासेज करौली की तरफ से चलने वाली राजस्थान जीके की इस कक्षा में। विद्यार्थियों, आज हम जो है केवल रीट नहीं, रीट के साथ में राजस्थान की एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी भर्ती के बारे में बात करेंगे। देखो, बड़ी ये पदों की वजह से नहीं है, इस भर्ती की अहमियत बहुत ज्यादा है। राजस्थान में सबसे ज्यादा फॉर्म यदि आज से 5 साल पहले किसी चीज में भरे जाते थे तो वो इसी वैकेंसी में भरे जाते थे, और वो है राजस्थान पुलिस। जिसको देखो राजस्थान पुलिस में लगना है भाई हमें तो, और राजस्थान पुलिस की भी हम जो है रीट के साथ में तैयारी करेंगे, क्योंकि रीट का जो सिलेबस है वही सिलेबस हमारा राजस्थान पुलिस का है। राजस्थान पुलिस में भी आपके मेहरानगढ़ दुर्ग आएगा और रीट में भी आपके मेहरानगढ़ दुर्ग आएगा। तो फिर मुझे ये बताओ, ये हमारा अलग कैसे हुआ? नहीं हुआ ना भाई। तो इसीलिए हम लोग एक साथ पढ़ेंगे और अपने जो कल्चर वाले टॉपिक है जो दोनों में है उनको पहले पूरा करेंगे भाई। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के दुर्गों में हमारा मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा है भाई? मेहरानगढ़ दुर्ग है, ठीक है। अब हम लोग मेहरानगढ़ दुर्ग को हटा के ऊपर लिख देते हैं थोड़ा सा। क्या हो गया? इतना कम कैसे हो गया? तो देखो, आज का हमारा टॉपिक है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग। वैसे तो थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में कि हमारे राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में जोधपुर में स्थित है। जोधपुर का नाम बहुत ही ज्यादा ख्याति प्राप्त की इस दुर्ग की वजह से। जोधपुर का जो नाम है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुआ इस दुर्ग की वजह से। अब आज हम इस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि इस दुर्ग में क्या क्या है और इस दुर्ग के अंदर हमारे को क्या क्या पढ़ना चाहिए, कहां कहां से हमारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस कक्षा में पूरी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं सामान्य सी जानकारी के साथ कि मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखो, इसका जो निर्माण है वो राव जोधा द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? राव जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं पेन के साइज को। राव जोधा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और सन 1400, कब? सन 1459 ईस्वी के अंदर 1459 में इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। ये तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, जो भी राजस्थान कल्चर का पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, वो सभी जानते हैं, क्योंकि उन लोगों ने राजस्थान के राजवंश पढ़े हैं और राजवंशों में मेहरानगढ़ दुर्ग को तो बहुत ही बार पढ़ा होगा। तो देखो, राव जोधा जी ने इसका निर्माण करवाया था। कब? 1459 ईस्वी में। लेकिन कई बार आप लोगों से तारीख पूछी जाए तो वो तारीख थी 12 जुलाई। कब? 12 जुलाई 1459 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अब देखो, थोड़ा सा हम इस दुर्ग के उपनामों के ऊपर बात करते हैं। जब भी हम कोई दुर्ग पढ़ते हैं तो सीधा हमारे मन में आता है कि यार ये एक ही दुर्ग थोड़ी ना है, काफी सारे दुर्ग हैं, परंतु इस एक के भी बहुत सारे नाम देखने को हमें मिलते हैं।
हम लोग जब भी उपनामों के बारे में सुनते हैं तो हमारे मन में आता है यार, इस दुर्ग के पता नहीं कितने उपनाम होंगे और उनको कैसे कैसे याद करें। एक के बारे में सामान्य जानकारी रखना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इनके उपनामों को कैसे याद करें। देखो, मैं आपको उपनाम याद कराने वाला हूं इस दुर्ग के। इस दुर्ग के उपनामों की यदि बात करते हैं विद्यार्थियों, तो इसका एक उपनाम मिलता है मेहरानगढ़ दुर्ग, मिहरानगढ़ दुर्ग। क्या मिलता है? मिहरानगढ़ दुर्ग। अब देखो भाई, मिहरानगढ़, यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका नाम मिहरानगढ़ कैसे पड़ा, तो आप में से काफी विद्यार्थी मेरे को यही कहेंगे। ऑफलाइन में भी पूछता हूं मैं, ऑफलाइन में भी पूछता हूं ये सवाल, कई बार पूछा है मैंने ऑफलाइन वाले बच्चों को कि ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसका नाम मिहरानगढ़ कैसे पड़ा। तो देखो, कई बच्चे कहते हैं कि सर, जो दुर्ग होते थे उनके अंदर पहले, उनके निर्माण से पहले उन दुर्गों में बलि दी जाती थी, तो किसी मिहर नाम के बंदे की यहाँ पे बलि दी गई होगी, इस वजह से इसे मिहरानगढ़ कहते थे। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि यहाँ पे जो बलि दी गई थी वो व्यक्ति था राजा राम मेघवाल। कौन था? राजा राम मेघवाल। भाई, यहाँ पे इस दुर्ग के निर्माण के समय जो है राजा राम मेघवाल नाम के एक बंदे की बलि दी गई थी। तो मिहरानगढ़ कैसे पड़ा? फिर वापस वही सवाल आता है, क्योंकि बलि की बात करें तो राजा राम मेघवाल की दी गई थी। फिर कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि सर, ये दुर्ग जो है वो मिहरानगढ़, या अर्थात मिहरानगढ़ नाम की कोई पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे स्थित है। तो फिर मैं कहता हूं कि ये वाला जो दुर्ग है हमारा, ये चिड़ियाकूट पहाड़ी पर स्थित है। कहां पे? चिड़ियाकूट पहाड़ी पे स्थित है। तो इस दुर्ग कहां पे स्थित है? ये चिड़ियाकूट पहाड़ी पे स्थित है हमारा ये वाला दुर्ग। पर वापस हमारा वही सवाल आता है कि जब इस दुर्ग में बलि भी किसकी दी गई? राजा राम मेघवाल की दी गई। और इस दुर्ग के अंदर जो इस दुर्ग कहां पे स्थित है? तो ये चिड़ियाकूट की पहाड़ी पे स्थित है। फिर इसका नाम मिहरानगढ़ कैसे था? इस दुर्ग का नाम मेहरानगढ़ क्यों रखा गया? तो देखो, फिर मैं बच्चों को बताता हूं कि मिहरानगढ़ में मिहर का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? मिहर। मिहर का मतलब होता है सूर्य। क्या होता है? सूर्य। ये यहाँ पे मिहर ही है, मेहरा नहीं है भाई। क्या है? मिहर, अपना मिहर। मिहर का मतलब क्या होता है? सूर्य। मिहर सूर्य का पर्यायवाची होता है। और इसीलिए जैसे आप कभी देखते होंगे गाँव में जाट के घर को बोलते हैं जाटान की डाणी। जाटों की जो डाणी होती है उसको जाटान की डाणी, राजपूतान की डाणी। वैसे ही मेहरानगढ़, कैसे? मिहरानगढ़ इसका नाम पड़ गया और धीरे धीरे मिहरानगढ़ इसका नाम कर दिया लोगों ने। लेकिन फिर देखो, यहां से आगे बढ़े और लोगों ने मेहरानगढ़ कर दिया इसको। धीरे धीरे क्या नाम कर दिया? मेहरानगढ़। मिहरानगढ़ से इसका नाम मेहरानगढ़ हो गया। इसके अलावा इस दुर्ग के कुछ और भी उपनाम हैं, उन उपनामों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो इस दुर्ग का एक प्रसिद्ध उपनाम हमें मिलता है और वो है हमारा गढ़ चिंतामणि। क्या? गढ़ चिंतामणि। फिर बच्चों को ये पूछता हूं कि इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि क्यों कहते हैं, तो वापस कोई जवाब नहीं मिलता। तो देखो, इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं इस दुर्ग का नाम कुंडलियों के आधार पर निकलवाया गया था। ये जो दुर्ग था इसका नाम कुंडली निकलवा के, कुंडली दिखाई थी पंडित जी को, और उन्होंने जो है इस दुर्ग का नाम रखा था गढ़ चिंतामणि। इसके अलावा इसकी बात करें तो इसका एक और जो उपनाम है वो मिलता है मयूर ध्वजगढ़। कौन सा? मयूर ध्वजगढ़। अब फिर आप पूछोगे कि सर, इसको मयूर ध्वजगढ़ क्यों कहते हैं? तो इसकी जो आकृति है वो मोर की आकृति है, इसलिए इसको मयूर ध्वजगढ़ कहा जाता है। ये हो गए इसके उपनाम।
यदि आपको एक और उपनाम पूछ लिया जाए तो इसका एक और उपनाम है कागमुखी। कौन सा? कागमुखी दुर्ग भी कहा जाता है इसको। और वो कागमुखी दुर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो दुर्ग है वो आगे से इसका द्वार वगैरह जो है आगे का हिस्सा सकड़ा है, पीछे जाके इसका थोड़ा बड़ा है, इसलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। अब देखो यहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। कब कराया? 12 जुलाई 1459 ईस्वी में कराया। कहीं जगह 12 मई भी आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर कहते हैं कि इस दुर्ग में राजा राम मेघवाल की बलि दी गई थी। फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे चिड़ियाकूट पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। फिर थोड़ी सी और बात करें तो कहते हैं कि इसकी जो नींव थी वो करणी माता द्वारा रखी गई थी। किनके द्वारा? करणी माता द्वारा रखी गई थी। तो नींव किन्होंने रखी थी? करणी माता ने रखी थी, क्योंकि जो करणी माता थी वो इस राव जोधा की बुआसा लगती थी। करणी माता ने राव जोधा के पिता रणमल को अपना धर्म का भाई बना रखा था। और हमारे राजस्थान में प्रचलित है ये चीज कि जो भुआसा होती है या फिर बड़ी बहन होती है उसी के द्वारा नींव रखवाई जाती है। अपने मकान की, दुकान की, किसी की भी, गांव में, ग्रामीण इलाकों में ये प्रचलित है। इसी वजह से राव जोधा के दुर्ग की नींव किन्होंने रखी? करणी माता ने रखी थी। अब देखो थोड़े से इस दुर्ग के बारे में और बात करते हैं। तो ये दुर्ग जो है वो कहां पे है? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। कहां पे? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। और ये जो दुर्ग है इसके लिए कहते हैं कि जब राव जोधा ने मंडोर से जोधपुर को किसी पहाड़ी वाले इलाके में अपना दुर्ग स्थापित करने की बात कही तो उन लोगों ने सर्च किया कि कौन सा स्थान सबसे बेटर रहेगा। फिर एक जगह उन लोगों को मिली और वो थी चिड़ियाकूट पहाड़ी। कहते हैं कि इस पहाड़ी पे एक चिड़ियानाथ के बाबा रहते थे। कौन? चिड़ियानाथ नाम के बाबा रहते थे। और जो ये चिड़ियानाथ जी पंडित थे, इनके पास जोधा जी आते हैं और जोधा जी कहते हैं कि आप इस पहाड़ी को खाली कर दो, मैं यहाँ पे दुर्ग बनाऊंगा। लेकिन पंडित जी गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तुम्हें दुर्ग नहीं बनाना चाहिए। बट जोधा जी कहते हैं कि मुझे ये दुर्ग बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं जो पहाड़ी बनाऊंगा वो यहीं पे बनाऊंगा। आप चाहो तो आप कहीं और जाके रह लो, इस पहाड़ी पे मेरा दुर्ग बनने वाला है। और फिर जाते जाते जो चिड़ियानाथ जी पंडित थे, इन्होंने श्राप दे दिया कि इस दुर्ग में हमेशा क्या है? पानी की कमी रहेगी। क्या रहेगी? पानी की कमी रहेगी भाई, एक तो। दूसरा क्या रहेगा? पानी की कमी के अलावा इस दुर्ग का जो राजा रहेगा वो कभी भी अपने पोते का मुंह नहीं देखेगा। किसको नहीं देखेगा? उस राज्य का पोते का मुंह नहीं देखेगा। और हुआ भी यही। देखो जोधपुर के दुर्ग में जितने भी राजा हुए राव जोधा के बाद में, उन्होंने कभी अपने पोतों का मुंह नहीं देखा। वर्तमान की बात अलग है, क्योंकि वर्तमान में तो राजा लोग उनमें रहते ही नहीं है, काफी समय पहले से ही रहना छोड़ दिया था। उमेद पैलेस में जाके रहने लग गए थे जब से वो बना था। तो जब तक इस दुर्ग में राजाओं ने निवास किया, यहां पर जो है समय समय पर पानी की कमी रही। और दूसरा, इस दुर्ग का कोई भी राजा अपने पोते का मुंह नहीं देख पाया था। यह सबसे बड़ी बात रही थी। अब देखो इसके अंदर हम बात करते हैं इस दुर्ग की प्रमुख इमारतों की। और इमारतों की बात करें तो देखो इमारतें मैं लिख देता हूं। इमारतों की यदि बात करें तो देखो ये जो दुर्ग है इसकी आकृति ऐसी है। पहले तो आकृति पे बात करते हैं। और इसकी जो आकृति है वो कुछ इस तरीके की है। यदि ऊपर से देखा जाए तो ये दुर्ग भारत के नक्शे जैसा दिखता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो भारत के नक्शे जैसा दिखता है। और आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये देखो कितना बेहतरीन दुर्ग है, भारत का सही स्ट्रक्चर बन चुका है इसका। अब इसमें हम एक एक करके एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं कि कौन सी जगह कहां पे स्थित है हमारी। तो देखो
यहां पे जो है इसका मुख्य द्वार है। क्या है भाई? यहां पे इसका मुख्य द्वार है और इस द्वार पर जो है द्वार, और इस द्वार पर जो है वो 21 सतियों के हाथ हैं। 21 सतियों के हाथों के निशान हैं, हाथों के निशान है। आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान के किस दुर्ग के मुख्य द्वार पर या मुख्य पोल पर 21 सतियों के हाथ है? तो भाई वो है मेहरानगढ़ दुर्ग के ऊपर। अब एक एक पढ़ते हैं, एक एक चीज कहां पे स्थित है। देखो, इस दुर्ग में बात करें तो इस दुर्ग में एक तो मोती महल है। कौन सा महल है? मोती महल है। और इसी के जस्ट पास में एक और महल है यहीं पे, और उसका नाम है तलहटी महल। कौन सा? तलहटी महल। और इन जो दोनों महल है इनका निर्माण करवाया गया था सूरसिंह द्वारा। किनके द्वारा? सूरसिंह द्वारा इन दोनों महलों का निर्माण करवाया गया था। अब थोड़ी सी और बात करते हैं, यहां पे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो ये यहीं पे इसके थोड़े से नीचे की तरफ एक फूल महल है। कौन सा महल है? यहीं पे एक महल है और उस महल का नाम है फूल महल। कौन सा महल है भाई? यहीं पे हमारा एक महल है और उस महल का नाम है फूल महल। और ये जो फूल महल है, इस फूल महल का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? महाराजा अभय सिंह द्वारा। किनके द्वारा? महाराजा अभय सिंह। अभय सिंह जी द्वारा जो है इस महल का निर्माण करवाया गया था। अब देखो, इस दुर्ग की थोड़ी सी और बातें करते हैं। कुछ तालाब भी इस दुर्ग में स्थित है। तो इस दुर्ग में एक तालाब है और उस तालाब का नाम है रानीसर तालाब। कौन सा तालाब है? रानीसर तालाब। और ये जो रानीसर तालाब है, ये तालाब बनाया गया था जसमादे द्वारा। किनके द्वारा? रानी है एक जसमादे, और राव जोधा की पत्नी थी ये। किनकी पत्नी थी? राव जोधा जी की जो है पत्नी थी जसमादे, और उनके द्वारा इस तालाब का निर्माण करवाया गया था। अब यहीं पे एक और तालाब बनवाया गया है और उस तालाब का नाम है पद्मासर। कौन सा तालाब है भाई? पद्मासर तालाब। और इस पद्मासर तालाब का निर्माण करवाया गया था राव गंगा की पत्नी पद्मा द्वारा। किनके द्वारा? पद्मा द्वारा। पद्मा द्वारा। और ये किनकी? राव गंगा की पत्नी थी। और वैसे देखा जाए तो ये जो है महाराणा सांगा की बेटी अर्थात महाराणा सांगा जी की दोहिती हुआ करती थी। कौन? राव पद्मा। इनके द्वारा राव गंगा के साथ में विवाह किया गया और इन्होंने यहीं पे पद्मासर एक तालाब बनाया था। इसी दुर्ग में कौन सी छत्री है भाई? मामा भांजे की छत्री है। कौन सी? मामा भांजा नाम की एक छत्री है। और ये जो छत्री है ये यहीं पे बनी हुई है। और यदि थोड़ी सी बात करें तो यहीं पे कीरत सिंह की छत्री है। किनकी? यहीं पे एक बंदा है कीरत सिंह। यहीं पे एक बंदा था कीरत सिंह। कौन था? कीरत सिंह। और उस कीरत सिंह सोडा की भी छत्री है भाई यहीं पे। और उनको भी जो है मारवाड़ के इतिहास में एक विशेष स्थान दिया गया है। यदि थोड़ी सी और बात करें तो इस दुर्ग में एक मजार भी स्थित है और उस मजार का नाम है भूरे खां की मजार। कौन सी मजार है भाई? भूरे खां की जो है मजार कहा जाता है, भूरे खां की मजार। और ये जो भूरे खां की मजार है ये यहाँ पे बनाई गई थी। कहते हैं जोधपुर के एक राजा ने इस मजार को हटाने का प्रयास भी किया था, लेकिन वो प्रयास असफल रहा, क्योंकि सपने में कहते हैं भूरे खां आए और उन्होंने कहा कि मेरी मजार नहीं हटनी चाहिए।
नहीं तो कल तक तेरी मजार हट जाएगी, तेरी मजार बन जाएगी इस दुर्ग में। और इस बात से जो है फिर इस बुरे खां की मजार को नहीं हटाएगा। देखो मैंने जो ये दुर्ग बताया है इसमें ऊपर वाले हिस्से में ये तो यहाँ पे सी है, ये सारी जगह ये नहीं है कि इसी बगल है, ये इसी बगल है। ये मैंने आपको एक डायग्राम से समझाया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप लोग भविष्य में इनको याद रख सको। मेहरानगढ़ दुर्ग की जो प्रमुख इमारतें हैं उनको आप याद रख पाओगे इस वजह से, इसलिए मैंने जो है आप लोगों को यह समझाया है। अब देखो थोड़ी सी इस दुर्ग की प्रमुख तोपें देखते हैं। अब देखो इस दुर्ग में जो है कुछ प्रमुख तोपें भी स्थित है, बस यहीं से हमारे प्रश्न आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बेहतरीन तोपें हैं भाई, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तोपें हैं, नाम भी बड़े मस्त मस्त हैं, आप लोग आसानी से याद करोगे। देखो इस दुर्ग की प्रमुख तोपों के ऊपर बात करते हैं। प्रमुख तोपें, यदि प्रमुख तोपें देखें इस दुर्ग की तो जो हमारी पहली तोप है उसका नाम है किलकिला। क्या नाम है भाई? किलकिला तोप। ऐसी एक दूसरी तोप है और उस दूसरी तोप का नाम है भवानी। क्या नाम है? भवानी। यदि आप तीसरी तोप की बात करें तो यहां पे एक शिंबू बाण। कौन सी तोप है? शिंबू बाण तोप है। यदि और बात करें तो यहां पे एक गजक तोप है। कौन सी तोप है? गजक। यदि और बात करें तो यहां पे कौन सी? गुब्बारा। किस नाम की भी तोप है भाई? गुब्बारा नाम की भी तोप है। यदि और देखें तो यहीं पे एक नुसरत खां। कौन सी? नुसरत नाम की भी तोप है। कौन सी? नुसरत। एक और यहां पे तोप है और उस तोप का नाम है गजनी खां। क्या नाम है भाई? गजनी खां इस तोप का नाम है। इस तरीके से इस दुर्ग में बहुत सारी तोपें हैं, लगभग 19 तोपें हैं, लेकिन जो प्रमुख तोपें हैं वो मैंने आप लोगों को यहां पे बता दी है। तो विद्यार्थियों हमारा जो ये टॉपिक था मेहरानगढ़ दुर्ग वाला वो समाप्त हो गया है। देखो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की बात करें तो यदि मैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का सिरमौर कहूं तो क्या ये उचित होगा? आप में से किसी के बच्चे को परेशानी तो नहीं होगी ना भाई? मैं चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहूं तो क्या किसी बच्चे को परेशानी होगी? नहीं ना है, क्योंकि हमारा जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो राजस्थान का गौरव है। क्या है? राजस्थान का गौरव है। तो ये बात आप सभी को पता है। राजस्थान का गौरव किसे कहा जाता है भाई? राजस्थान का जो गौरव है वो हमारे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। अब देखो दूसरी बात करें तो सभी दुर्गों का सिरमौर क्या कहा जाता है? सभी दुर्गों का सिरमौर। ये भी किसे कहा जाता है भाई? ये कहा जाता है हमारे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को। क्या ये बात किसी को नापसंद आई क्या? सभी को पता है सभी दुर्गों का सिरमौर किसे कहा जाता है? हमारे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। यदि हम इसकी थोड़ी सी ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें, ज्योग्राफी की, तो देखो ये कहां पे स्थित है? ये मेसा के पठार पर स्थित है। कहां पे? मेसा के पठार। मेसा का पठार ये कहां पे स्थित है भाई? मेसा के पठार पर स्थित है। इस वजह से ये क्या है? ये इसी वजह से जो है एक गिरि दुर्ग है, पहाड़ी दुर्ग की श्रेणियों में आता है। यहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है भाई? कठिन है। क्या है? कठिन रास्ता है, कठिन मार्ग है। और कल मैंने बताया था जिस दुर्ग तक पहुंचने का मार्ग कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? एरण दुर्ग कहा जाता है। और तीसरा, ये जो दुर्ग है वो जंगलों के भीतर स्थित है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको वन दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। यहां पर चित्रकूट नाम का प्रकोटा भी है। चित्रकूट
इसका जो परकोटा है चित्रकोट नाम का इसका परकोटा है, तो ये एक पारिक दुर्ग भी हो जाता है। इसके चारों तरफ हमें खाई भी देखने को मिलती है, इसलिए ये एक पारिद दुर्ग भी हो जाता है। अर्थात राजस्थान के सभी दुर्गों की श्रेणियां इसमें सम्मिलित है। केवल और केवल कौन सी श्रेणी को छोड़ के दानवन श्रेणी के जो दुर्ग होते हैं वो इसके अंदर नहीं आता भाई। उन श्रेणी दानवन श्रेणी के दुर्गों में ये नहीं आता है। क्यों नहीं आता है दानवन वालों में? क्योंकि दानवन श्रेणी में वे दुर्ग आते हैं जिनके चारों तरफ मरुस्थल हो, और हमारे चित्तौड़गढ़ में तो कहीं मरुस्थल है ही नहीं। तो इस वजह से चित्तौड़ के दुर्ग को केवल और केवल दानवन श्रेणी में नहीं रखते, बाकी सभी श्रेणियों में हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सम्मिलित होता है। अब देखो थोड़ी सी आगे बढ़ के बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ का थोड़ा सा नक्शा समझते हैं। अब आप लोग यहां से एक बार इसको लिख लो, क्या है भाई, यहाँ पे इसको लिख लो, फिर हम जो है आगे थोड़ी सी बात करेंगे। जल्दी से लिख लो। चलो नेक्स्ट पेज पे ही देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। अच्छा ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखे तो देखो ये हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मान के चलो आप, इस तरीके से चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। और चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की मैं बताऊं तो विद्यार्थियों यहां पे हम थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, इस दुर्ग में एक सर्पिलाकार रास्ता है इस तरीके का, और यहां पे आके इसका क्या है, एक दरवाजा है। तो ये जो सर्पिलाकार रास्ता है ये सर्प की आकृति का है। ये ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने बना दिया अभी। अब थोड़ा सा अब बताता हूं, ये इस तरीके से है, ये इस तरीके से बनाया हुआ है। अब देखो बात करें कि कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, अब देखो बात करते हैं कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग के निर्माण किसने करवाया था। यदि इसके निर्माण की बात करें विद्यार्थियों तो इसका निर्माण करवाया गया था चित्रांगद मौर्य नाम का एक मौर्य शासक था, चित्रांगद मौर्य। कई जगहों पे तो ये नाम हमें देखने को मिलता है और कई जगहों पे देखने को मिलता है भीम। क्या देखने को मिलता है भाई? भीम। भीम कौन? पांडवों वाला जो भीम था वो हमें इसके निर्माण का मालिक देखने को प्रतीत होता है। अब बात करें कि चित्रांगद मौर्य का और भीम का, तो यदि पौराणिक कथाओं की माने तो किसने निर्माण करवाया? भीम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यदि हम बात करें नई किताबों की तो चित्रांगद मौर्य ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अब चित्रांगद मौर्य के साक्ष्य कहां से मिलते हैं हमें? यदि साक्ष्यों की बात करें तो एक गुजराती साहित्य की किताब है कुमारपाल प्रबंध। कौन सी पुस्तक है? कुमारपाल प्रबंध। इसके अंदर यह मिलता है कि इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। एक और पुस्तक है, और दूसरी पुस्तक कौन सी है? वीर विनोद। कौन सी? वीर विनोद। और वीर विनोद से हमें मेवाड़ का बहुत ही बेहतरीन इतिहास मिलता है। वीर विनोद पुस्तक लिखी किसने थी? तो कवि राजा श्यामल दास, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। कवि राजा श्यामल दास की जो पुस्तक है वीर विनोद, इसमें इन्होंने बताया कि चित्रांगद मौर्य नाम का एक शासक था, इसने जो है चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया था। और पौराणिक कथाओं में हमें मिलता है कि पांडवों के भीम जो थे, पांडव पुत्र भीम, उसने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब आपको याद रखना है चित्रांगद मौर्य कहां से मिलता है? कुमारपाल प्रबंध से, और वीर विनोद से हमें चित्रांगद मौर्य नाम मिलता है। तो एक बात तो अपनी ये क्लियर होगी। अब थोड़े से नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। देखो बहुत ही आसान है, तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आ रहा वो कमेंट करना, मैं अगली कक्षा में पुनः समझाऊंगा। बड़े आसानी से समझा रहा हूं। रीट में यहां से प्रश्न आना स्वाभाविक है,
पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा वीर विनोद के लेखक कौन है, तो उनके लेखक है कवि राजा श्यामल दास। यदि बात करें चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो चित्रांगद मौर्य द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे वापस देखो, हमें मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। वापस क्या करना पड़ेगा, मैप ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हमारा चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसका वापस निर्माण कर देते हैं। अपना क्या जा रहा है, अब देखो यदि इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की बात करें तो इसका जो निर्माण था वो किसके द्वारा करवाया गया था, चित्रांगद मौर्य द्वारा करवाया गया था। लेकिन इस दुर्ग का पुनः निर्माण या फिर जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो जीर्णोद्धार, और पीछे वाले पेज पे देख लेते हैं इसका जो जीर्णोद्धार था, जीर्णोद्धार ये किसके द्वारा करवाया गया था, महाराणा कुंभा द्वारा। भाई किनके द्वारा, महाराणा कुंभा द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। यदि बात करें महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था तो कोई ना कोई उपाधि भी मिली होगी। इसी वजह से कुंभा को आधुनिक निर्माता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक निर्माता। चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है भाई, इसका आधुनिक निर्माता कहा जाता है महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को चित्तौड़ के दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पेज पे बढ़े तो देखो ये हमारा चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। अब इसकी इमारतों को पढ़ते हैं, बड़े आराम से पढ़ेंगे, बड़े सटीक तरीके से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को जो है समझ में आए। देखो इसके अंदर एक तो यहाँ पे मंदिर बनाया गया है और इस मंदिर का नाम है मीरा मंदिर। कौन सा मंदिर, मीरा मंदिर। मीरा मंदिर का मतलब जहां पे मीराबाई बैठकर भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। इस मंदिर का पहले अलग नाम था और वो नाम था कृष्ण मंदिर। किस नाम से जाना जाता था, कृष्ण मंदिर के नाम से जाना जाता था। यदि बात करें इसका निर्माण किसने करवाया था, तो महाराणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था। किन्होंने, महाराणा सांगा ने इसका निर्माण करवाया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। महाराणा सांगा द्वारा मीराबाई के लिए एक मंदिर बनवाया गया था जहां बैठकर वह भगवान कृष्ण की पूजा किया करती थी। उस मंदिर का नाम था मीरा मंदिर या फिर कृष्ण मंदिर कहते हैं। अब देखो एक और इमारत है, यहीं पे दो और मंदिर है। थोड़ा सा आगे बढ़े इस वाले इलाके में, और ये जो दोनों मंदिर है, एक मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर। कौन सा है, कुंभ स्वामी। और जो दूसरा मंदिर है उसका नाम है वराहा मंदिर। कौन सा, वराहा मंदिर। और ये जो दोनों ही मंदिर है वो बनवाए गए थे कुंभा द्वारा। किसके द्वारा भाई, महाराणा कुंभा द्वारा इन दोनों मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो कुंभ स्वामी मंदिर और वराहा मंदिर, ये दोनों मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे, महाराणा कुंभा द्वारा इन दोनों का निर्माण करवाया गया था। बड़ा ही आसान सा है, समझ में भी आया होगा आप सभी विद्यार्थियों के। देखो ये जो कुंभ स्वामी मंदिर है, ये एक मंदिर कुंभलगढ़ के दुर्ग में भी स्थित है। ऐसे 3 मंदिर स्थापित करवाए गए थे। एक रमा स्वामी मंदिर भी हमारे चित्तौड़ में ही मिलता है। अब आगे बात करें तो यहीं पे एक तुलजा भवानी का मंदिर है। किन का मंदिर है भाई, तुलजा भवानी, शिवाजी की आराध्य देवी तुलजा भवानी का भी यहाँ पे मंदिर है। यदि तुलजा भवानी के मंदिर की बात करें तो बनवीर ने इसका निर्माण करवाया था। किसके द्वारा, बनवीर, जिसने विक्रमादित्य की हत्या की थी, उसी बनवीर ने तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था मेवाड़ के अंदर। यदि और बात करें तो थोड़ा सा नीचे आते ही यहाँ पे एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है सतबीस देवरी। क्या नाम है, सतबीस देवरी मंदिर।
और ये जो सतबीस देवरी है ये एक जैन मंदिर है। क्या है? जैन मंदिर है। अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि सतबीस देवरी है और आगे नीचे लिख दिया गया था हिंदू मंदिर, मुस्लिम मंदिर, जैन मंदिर, बौद्ध मठ। तो उसमें राइट आंसर क्या होगा? सतबीस जो देवरी मंदिर है वो एक जैन मंदिर है, चित्तौड़ का जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें विद्यार्थियों, यहीं पे एक थोड़ा सा मंदिर आ जाता है हमारे पास में, कालका माता मंदिर। कौन सा? कालका माता मंदिर। और ये जो कालका माता का मंदिर है इसमें भगवान सूर्य, किन की मूर्ति है? सूर्य देव का एक मंदिर बनाया गया। किन का? सूर्य देव का। देखो नाम तो क्या है? कालका माता मंदिर। इसी के अंदर एक भगवान सूर्य की देव के लिए भी जो है एक मंदिर बनवाया गया है और राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। क्या भाई? ये भी ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। क्या है भाई? सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बड़ा आसान सा है, समझ में आप लोगों को आ गया होगा। 39 ठीक है। तो ये जो सूर्य मंदिर है ये सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है राजस्थान का। अब देखो थोड़ा सा और बात करें तो इस मंदिर के, इस जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, मंदिर पढ़ते पढ़ते मंदिर ही रह गया। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में एक स्तंभ भी है जिसे हम बोलते हैं कीर्ति स्तंभ। कौन सा स्तंभ बोलते हैं भाई? कीर्ति स्तंभ। और इसी कीर्ति स्तंभ का एक और उपनाम मिलता है विजय स्तंभ। क्या? विजय स्तंभ। और ये तो आप सभी जानते हो, महाराणा कुंभा द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में कुछ महल भी है। उनमें सबसे प्रसिद्ध महल की बात करें तो हमारा आ जाता है गोरा बादल का महल। कौन सा? गोरा बादल महल। इसके अलावा एक मंदिर है हमारा, यहाँ पर एक महल है रानी पद्मिनी का महल। एक यहीं पे बात करें यदि थोड़ी सी, एक सेकेंड, इसको कहां से आएगा रे ये वापस? सारे गए? हाँ ये आ गया वापस। मैंने सोचा सारे गए यार। रानी पद्मिनी जी का जो महल है, एक सेकेंड इसको साफ कर देता हूं यहां से। इसके अलावा यहाँ पे एक फतेह सिंह महल है। कौन सा है भाई? फतेह सिंह महल, फतेह महल भी बोल सकते हैं। महाराजा फतेह सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में ये एक संग्रहालय है। क्या है? संग्रहालय है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि फतेह महल यहाँ पर स्थित है जिसे वर्तमान में संग्रहालय के रूप में लिया जाता है। तो ये इस तरीके से चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में स्थित कुछ प्रमुख इमारतें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी है। इनको याद करना है, बड़ा अच्छे तरीके से याद करना है विद्यार्थियों। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे ये याद नहीं हो। वैसे तो ये सारी की सारी पीपीटी जो फॉर्मेट है वो आपको मैं ऐप में उपलब्ध करा दूंगा। हमारा जो ऑफिशियल खुराना स्टडी से जो ऐप है उसमें मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बड़े विद्यार्थियों, अगला थोड़ी सी बात करें तो चित्तौड़ के प्रमुख शाकों की बात कर लेते हैं। यहीं पे क्या चित्तौड़ के कुछ शाके हुए थे उनके बारे में बात करें तो शाके यहां पे लिखे शाके। यदि शाकों की बात करें तो यहां पे 3 शाके हुए थे। प्रथम शाका हुआ था, प्रथम शाका, और ये जो प्रथम शाका था ये हुआ था 1303 में। कब हुआ था? 1303 में हुआ था। अटैक किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अटैक किया गया था। और इस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो विक्रमादित्य। कौन था? सॉरी विक्रमादित्य तो ऐसे मुंह से निकल गया, एक सेकंड।
यहां पे जो चित्तौड़ का शासक था वो थे रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह। रतन सिंह 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया तो चित्तौड़ के शासक कौन थे? रावल रतन सिंह जी थे। और इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था भाई? केसरिया हुआ था। क्या हुआ था? केसरिया हुआ था। किन के नेतृत्व में? केसरिया हुआ था रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। और जौहर किसके नेतृत्व में हुआ था? क्या? जौहर की बात करें तो रानी पद्मिनी के नेतृत्व में। किन के नेतृत्व में? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में यहां पे जौहर हुआ था। अब देखो बात करते हैं थोड़ी सी, ये केसरिया और जौहर क्या होता है। जब शत्रु सेना प्राचीन काल में किसी दुर्ग को घेर लिया करती थी तो राजपूत स्त्रियां, जब उन्हें लगता था राजाओं को और स्त्रियों को कि अब युद्ध जीतना संभव नहीं है, अब हमें किले के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, तो महिलाएं दूध में स्नान करने के पश्चात स्वयं को अग्नि में प्रवेशित कर लेती थी, अग्नि के हवाले कर देती थी। उन्हें अग्नि जौहर कहते हैं। जल के हवाले कर दे तो उन्हें जल जौहर कहते हैं। और वह अपने पतियों को कहती थी कि अब हम लोग स्वर्ग में मिलेंगे। और पति पीछे से केसरिया वस्त्र धारण करके दोनों हाथों में तलवार लेके शेर की भांति निकलते थे। जब बंदे का पीछे परिवार नहीं बचता तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। फिर वो बंदा जितने शत्रुओं को मार सकता है उतने शत्रुओं को मारता था। राजपूत योद्धा अपने केसरिया वस्त्र धारण करने के पश्चात उनका केवल और केवल एक ही लक्ष्य होता था, और वो लक्ष्य होता था शत्रु सेना के जितने सैनिक मार सके उतने सैनिक मारना। तो प्रथम जो शाखा हुआ उसमें केसरिया हुआ था रावल रतन सिंह के नेतृत्व में। और जो जौहर हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ? रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ था। अब देखो यहीं पे बात करते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। अलाउद्दीन ने जीतने के बाद में ये जो चित्तौड़ था इसका नाम खिजराबाद कर दिया था। क्या नाम कर दिया था? खिजराबाद। इसका बेटा था खिजर खां, उसके नाम पे चित्तौड़गढ़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने खिजराबाद करा दिया था। और यहीं पे कत्ले आम का आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था भाई? कत्ले आम। कत्ले आम का जो है आदेश दिया था। और लगभग 30,000 राजस्थान के लोगों को काटा था। जो मेवाड़ के जो लोग थी, आम जनता थी, उनका कत्ल करवा दिया था। लगभग 30,000 मेवाड़ी राजपूतों का सिर कलम करके रख दिया था इन लोगों ने। तो ये यहां पर हमारा प्रथम शाखा समाप्त होता है। अब देखो चित्तौड़ के दूसरे शाखे की यदि हम बात करते हैं तो चित्तौड़ का जो दूसरा शाखा था वो दूसरा शाखा कब हुआ? दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1534 ईस्वी में दूसरा शाखा हुआ था। और इस समय चित्तौड़ के ऊपर अटैक किसने किया? तो गुजरात का शासक था बहादुर शाह। कौन था? बहादुर शाह। और इस बहादुर शाह ने जो है चित्तौड़ पर अटैक किया था। बहादुर शाह प्रथम था। ये बहादुर शाह एक समय राजस्थान में रह के गया था, यहीं पे चित्तौड़ में रह के गया था महाराणा सांगा के काल में। और इसी ने महाराणा सांगा के पुत्र विक्रमादित्य पर हमला किया। तो चित्तौड़ का शासक कौन था इस समय? चित्तौड़ का शासक था विक्रमादित्य। परंतु विद्यार्थियों जब ये युद्ध हुआ तो इस शाके के समय जो केसरिया था, क्या केसरिया था, वो किसी और ने धारण किया था। केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ? केसरिया जो था वो बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। क्योंकि बाघ सिंह जो है देवलिया के, ये सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे वहां पे। और विक्रमादित्य अपने ननिहाल चले गए थे उस समय, और बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ। और जो जौहर था वो किन के नेतृत्व में हुआ? जौहर विक्रमादित्य की माता, किनके नेतृत्व में? विक्रमादित्य की मां हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। किनके नेतृत्व में? कर्मावती के नेतृत्व में जौहर हुआ था। हालांकि हाड़ी रानी कर्मावती हुमायूं को राखी भी भेजती है, परंतु हुमायूं समय पर जो है सहायता लेके नहीं पहुंचता है, मालवा वाले प्रदेश में लग जाता है।
और बहादुर शाह इस प्रदेश को जीत जाता है। चित्तौड़ का दूसरा साका होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरे साके में कत्लेआम का आदेश नहीं दिया गया था। क्या? कत्लेआम का जो आदेश था वो नहीं दिया गया था। अब देखो, बात करें चित्तौड़ का तीसरा साका, तो तीसरा जो साका था हमारा चित्तौड़ का, उसकी बात करते हैं। यहां से ले लेते हैं तीसरा साका। तीसरा साका, चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ था यह हुआ था 1568 में। हालांकि युद्ध तो 1567 में ही प्रारंभ हो गया था, परंतु चित्तौड़ का जो तीसरा साका हुआ यह 1568 में हुआ था। किसके नेतृत्व में केसरिया हुआ? तो केसरिया हुआ था भाई किनके नेतृत्व में? फत्ता राठौड़ के नेतृत्व में। किनके नेतृत्व में? फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में। फत्ता सिसोदिया। और एक और व्यक्ति थे यहीं पे इनकी सहायता के लिए, और उनका नाम था जैमल मेड़तिया। क्या नाम था? जैमल मेड़तिया। हालांकि नेतृत्व में किनके हुआ? फत्ता सिसोदिया के हुआ था। जैमल मेड़तिया ने इनकी जो है सहायता की थी यहाँ पे। और जो जौहर था, जौहर वो किया था फूल कंवर ने। किन्होंने? फूल कंवर ने। फूल कंवर कौन थी भाई? फूल कंवर थी फत्ता सिसोदिया की पत्नी, और जैमल की जो है बहन थी। तो फत्ता सिसोदिया की जो है क्या थी? बहन, पत्नी थी, और जैमल मेड़तिया की क्या थी भाई? सिस्टर थी। बहन लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देते हैं पत्नी। पत्नी, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। परंतु यहाँ पे भी थोड़ा सा लोचा है। इस समय जो मेवाड़ के महाराणा थे वो महाराणा उदय सिंह थे भाई। कौन थे? महाराणा उदय सिंह थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन थे? महाराणा उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता यहाँ पर उस समय मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे। अटैक किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर द्वारा यहाँ पर अटैक किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1568 में हुआ था, और आमेर के शासक भगवंत दास के कहने पर जो है अकबर ने यहाँ पे कत्ले आम मचाया था। हिंदुस्तान की किताबों में चाहे कितने ही कहे अकबर एक महान शासक था, लेकिन अकबर ने जो है ये जो कृत्य राजस्थान में किया था उसे राजस्थान के लोग पढ़ के कभी अकबर को महान नहीं कह सकते। तो विद्यार्थियों, अकबर के जो कलंक है वो ये है कि अकबर ने यहाँ पे कत्लेआम किया। लगभग 30,000 लोगों का कत्लेआम किया था। कितने लोगों का? 30,000 लोगों का कत्लेआम यहाँ पे किया गया था। तो ये हमारा चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग था विद्यार्थियों, वो आज पूर्ण होता है। देखो, आज का हमारा टॉपिक है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर के दुर्ग से पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े हैं। पहला हमारा था गागरोन का दुर्ग। कौन सा दुर्ग पढ़ा? गागरोन का दुर्ग। और ये जो दुर्ग है ये है झालावाड़ के अंदर। उसके बाद में दूसरा हम लोगों ने दुर्ग पढ़ा था चित्तौड़ का दुर्ग। कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग। इसके अलावा हम लोगों ने एक दुर्ग और पढ़ा था, और वो था कुंभलगढ़ दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग। हम लोगों ने कुल मिला के जो है 3 दुर्ग पढ़ लिए हैं। अभी तक हमारे 3 दुर्ग कंप्लीट है, और इन तीनों दुर्गों में से चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछो आप लोग उसका जवाब दे सकते हो, यदि आप लोगों ने पिछली तीनों कक्षाएं देखी है। इसी तरीके से आज हमारे पास में जो कक्षा है वो है जैसलमेर दुर्ग की। कौन से दुर्ग की? जैसलमेर के दुर्ग की। अब देखो, इस जैसलमेर दुर्ग को पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले दुर्ग में पढ़ते क्या है? यही कि उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो ये जो जैसलमेर दुर्ग है इसका निर्माण करवाया गया था राव जैसल द्वारा। किसके द्वारा? राव जैसल बाटी द्वारा। जैसल बाटी द्वारा। भाटी वंश का एक राजा था राव जैसल, और इसके एक गुरु थे। उन गुरु का नाम था इंसाल ऋषि। क्या नाम था उनके गुरु का? इंसाल ऋषि। और इन इंसाल ऋषि के कहने पर इन्होंने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो विद्यार्थियों, आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि राव जैसल भाटी ने किसके कहने पे जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था।
तो एक गुरु थे इंसाल ऋषि, इनके कहने पर इन्होंने जैसलमेर के दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब इसमें यदि इसकी डेट की बात करें तो इन्होंने जो है इस दुर्ग का निर्माण करवाया 12 जुलाई। कब? 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। कब? 1155 ईस्वी को। बड़ी आसान सी चीज है भाई, 12 जुलाई 1155 ईस्वी को। 12 जुलाई के 1155 ईस्वी में जो है हमारे इस दुर्ग का निर्माण हुआ था। यहां तक तो सामान्य जानकारी आती है, छोटे लेवल की जो परीक्षाएं होती है वहां पे ये पूछा जाता है। सीईटी में ये पूछा जा सकता है, आपके बीएसटीसी पीटीटी में जो है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब थोड़े से अपन और लेवल बढ़ा के बात करें तो आपसे प्रश्न पूछेगा ये स्थित कहां पे है, ये किस प्रकृति का दुर्ग है। यदि इसकी प्रकृति की बात करें तो ये जो दुर्ग है ये एक गिरि दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। और उसी के साथ में ये कौन सी प्रकृति का दुर्ग है? धानवन श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी श्रेणी का? धानवन श्रेणी का जो है दुर्ग है। अब देखो इन दोनों श्रेणियों में क्या अंतर होता है, इस पे भी हमें थोड़ी बात करनी होगी। यदि इसकी बात करें तो गिरि का मतलब जो पहाड़ी पे स्थित हो, किस पे? पहाड़ी पे स्थित हो। और धानवन का मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ मरुस्थल हो, उसे क्या बोलते हैं? धानवन श्रेणी का दुर्ग कहते हैं। तो देखो धानवन श्रेणी का दुर्ग कौन सा? जिसके चारों तरफ क्या हो? मरुस्थल हो। क्या हो? मरुस्थल। अब आप लोगों के समझ में आया यहां पे गिरि दुर्ग। यदि इसकी गिरि दुर्ग की बात करें कि ये कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, तो एक पहाड़ी है यहीं पे। कौन सी? त्रिकूट पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? त्रिकूट पहाड़ी। और इसी त्रिकूट पहाड़ी पे जो है ये दुर्ग स्थित है। देखो बड़ी आसान सी भाषा में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि ये जो दुर्ग है ये त्रिकूट की पहाड़ी पे स्थित है। और इस दुर्ग के किस प्रकृति का दुर्ग है? तो ये एक गिरि दुर्ग और धानवन श्रेणी का दुर्ग है। अब देखो थोड़ी सी इसकी धानवन श्रेणी की बात करें तो विद्यार्थियों ये जो मरुस्थल है यहाँ पे थार का मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? थार जो मरुस्थल है उसके अंदर ये स्थित है। धानवन श्रेणी में ऐसा दुर्ग आता है जिसके चारों तरफ क्या फैला हो? मरुस्थल फैला हो। तो विद्यार्थियों ये जो है हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। रीट की खोपड़ी में आप लोग इससे छेद कर दोगे यदि आप लोग ये सब याद कर लोगे। अब देखो थोड़ा सा इस दुर्ग के बारे में और बात कर लेते हैं हम लोग। यदि इसके बारे में और देखें विद्यार्थियों तो ये जो दुर्ग है ये कौन सी पहाड़ी पे है? त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है। कौन सी पहाड़ी पे? त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है। और ये जो त्रिकूट पहाड़ी है ये दो जगह है भाई। कहां पे? राजस्थान में जो जगहों पर जो है त्रिकूट पहाड़ियां हैं। एक जो त्रिकूट पहाड़ी है वो है करौली में। कहां पर? करौली में स्थित है। और एक जो पहाड़ी है ये कहां पे स्थित है? ये स्थित है अपने कहां पे भाई? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर। और इन दोनों ही जगहों पर एक वंश का राज रहा था और वो वंश था यादव वंश। कौन सा? यादव वंश जो है इसका शासन रहा था इन दोनों ही जगहों पे। तो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस जगह पर राजस्थान के यादव वंश का अधिकार रहा? तो यादव वंश का जो अधिकार है वो कहां पे रहा था? करौली। और कहां पे? जैसलमेर के अंदर यादव वंश का अधिकार रहा था। अब देखो यहां से हम लोग इतना कुछ क्लियर कर चुके हैं। अब थोड़े से इस दुर्ग के उपनामों की बात करते हैं। क्या इसके उपनामों की बात करें तो देखो इस दुर्ग का जो उपनाम है इसके उपनामों को देखते हैं। उपनाम यदि इसके उपनामों को देखें तो इसका एक उपनाम मिलता है कि ये राजस्थान का अंडमान। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का अंडमान। क्या कहा जाता है भाई? राजस्थान का जो अंडमान है इस दुर्ग को कहा जाता है। यदि और थोड़ी सी बात करें तो इसी दुर्ग को राजस्थान का क्या कहा जाता है? राजस्थान का शरण दुर्ग। कौन सा दुर्ग? शरण दुर्ग भी कहा जाता है भी। और यदि बात करें यहीं से
ये कौन सी पहाड़ी पे स्थित है? तो त्रिकूट पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए इसे त्रिकूटगढ़ दुर्ग भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं? त्रिकूटगढ़ भी कहा जाता है भाई। इसके अलावा इसका एक नाम मिलता है गोहरागढ़। कौन सा? गोहरागढ़ के नाम से भी इस दुर्ग को जाना जाता है। इसके अलावा इस दुर्ग के कुछ और नाम है, जैसे कि रेगिस्तान का गुलाब। क्या कहा जाता है भाई इसको? रेगिस्तान का गुलाब भी जो है इसको कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब। यदि और बात करें इस दुर्ग की, तो इस दुर्ग को रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का शरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का शरण भी कहा जाता है। यदि इसका एक और उपनाम बताऊं तो इसे गलियों का दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गलियों का दुर्ग। इतने सारे इसके उपनाम है। एक इसे 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 99 बुर्जों वाला दुर्ग, क्योंकि ये जो दुर्ग है इसके 99 बुर्ज है। अभी हम इस पे डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को ये उपनाम याद करने हैं और ये उपनाम मैं आपको याद कराऊंगा। देखो किस तरीके से इनको एक एक करके याद करेंगे। ये जो दुर्ग है भाई, इसकी यदि बात करें विद्यार्थियों, तो इसका जो है, ये जो दुर्ग है अपना, ये दुर्ग इस तरीके का है। देखो ये अपने ऐसे इसको मान लेते हैं। इसके चारों तरफ परकोटा है भाई। क्या है? इसके चारों तरफ परकोटा है ऐसे। एक और इसके दोहरा परकोटा है। अब इस परकोटे को हमें थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा। देखो इस तरीके से, क्या हो गया? मिट क्यों नहीं रहा? इसमें क्या है ना, इस तरीके से बुर्ज बने हुए हैं यहाँ पे। जैसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और इस तरीके के जो है जैसलमेर के दुर्ग में लगभग 99 बुर्ज बने हुए हैं। कितने? 99 ऐसे बुर्ज बने हुए हैं। इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहते हैं। क्या? 99 बुर्जों वाला दुर्ग। 99 बुर्जों का दुर्ग किसे कहा जाता है भाई? इसी दुर्ग को कहा जाता है। यदि और बात करें विद्यार्थियों, तो ये जो दुर्ग है इसमें यहाँ पे एक मंदिर है। क्या? यहीं पे इस दुर्ग के अंदर एक मंदिर है, और इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? वो मंदिर है भाई आवड़ माता का मंदिर। कौन सी माता का? आवड़ माता का मंदिर। और ये जो आवड़ माता का मंदिर है, आवड़ माता कौन थी? आवड़ माता कह दो, आयड़ माता कह दो। ये जो है जैसलमेर के बाटी वंश के कुल देवी थी। क्या थी? कुल देवी थी। कौन थी? जैसलमेर के बाटी वंश की क्या थी? कुल देवी मानी जाती है। यहीं पे एक और मंदिर है, और इस मंदिर को कहा जाता है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। कौन सा? लक्ष्मी नारायण मंदिर। और ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है, इस मंदिर की मूर्ति कहां से लाई गई थी? कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसलमेर के दुर्ग में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर की मूर्ति कहां से लाई गई थी? तो इसकी जो मूर्ति थी वो मेड़ता से लाई गई थी भाई। कहां से? मेड़ता से इसकी मूर्ति लाई गई थी। और जो मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी, उसका विद्यार्थियों इसको एक स्वर्ण के दरवाजों वाले मंदिर में स्थापित किया गया। अर्थात ये जो लक्ष्मी नारायण जी मंदिर है, इनके स्वर्ण द्वार है। क्या है? सोने के क्या है? द्वार है। और यदि बात करें तो ये जो लक्ष्मी नारायण जी है, ये जैसलमेर के बाटी वंश के लोक देवता है, या कुल देवता कह दो। क्या है? कुल देवता कौन है? लक्ष्मी नारायण जी है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है भाई। यदि और बात करें तो इस दुर्ग में यहाँ पे से एक कुआं है। क्या? यहाँ पे से एक कुआं है, और इस कुएं का नाम है जसलू कुआं। कौन सा कुआं? जसलू कुआं। और कहते हैं कि ये जो जसलू कुआं है, इसका निर्माण भगवान कृष्ण द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? भगवान कृष्ण द्वारा इस जसलू कुएं का निर्माण किया गया था।
देखो बड़ी आसान सी भाषा में पढ़ रहे हैं और बड़ी शानदार भाषा में पढ़ रहे हैं। यदि विद्यार्थियों वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा सपना है विद्यार्थियों। देखो यहीं पे इस महल के इस दुर्ग के महलों की बात करते हैं तो इस दुर्ग में एक जो महल है उसका नाम है जवाहर, क्या नाम है? जवाहर विलास महल। क्या नाम है इसका? जवाहर विलास महल। और यदि बात करें तो एक और महल है इसी दुर्ग के अंदर, उस महल का नाम है सर्वोत्तम। क्या नाम है? सर्वोत्तम विलास। क्या नाम है? सर्वोत्तम विलास महल। और ये जो सर्वोत्तम विलास महल है ये भी कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर दुर्ग में स्थित है। इसके अलावा इसमें यहाँ पे एक बादल महल स्थित है। कौन सा महल? बादल महल इसमें यहाँ पे एक स्थित है भी। अब तुम लोग कहोगे सर बादल महल तो जो है कहाँ पे? कुंभलगढ़ वाले में भी था। हाँ, कुंभलगढ़ वाले में भी है, कटारगढ़ दुर्ग में बादल महल, लेकिन यहाँ पे भी एक बादल महल बनाया गया है। ये जो है इस दुर्ग के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यदि थोड़ी सी और बात करें तो इस दुर्ग का जो क्या है बोलते हैं इसको, प्रवेश द्वार लगभग यहाँ पे है। क्या यहाँ पे इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है और इसका नाम है अक्षय पोल। क्या नाम है भाई? अक्षय पोल। अक्षय पोल इसका नाम मिल जाता है हमें। और इसी अक्षय पोल से जब बेणेश्वर वाला मेला लगता है उस समय यहाँ पे मरु महोत्सव प्रारंभ होता है। कौन सा महोत्सव? जो मरु महोत्सव है वो यहीं से प्रारंभ जो है होता है भाई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहाँ से? इसी अक्षय पोल से हमारा मरु महोत्सव प्रारंभ होता है। देखो जैसलमेर दुर्ग के बारे में हम लोगों ने जानकारी पढ़ ली है। अब हमारे नेक्स्ट दुर्ग पे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं इसको ही ऊपर कर देता हूं, क्यों ना। अब पढ़ते हैं। देखो अब बात करें इस मरु महोत्सव के आगे तो ये जो महल है इसकी क्या है भाई? छत जो है काष्ठ की बनी है। छत काष्ठ की है। किसकी बनी हुई है? काष्ठ की छत है। छत किसकी है? काष्ठ अर्थात लकड़ी की छत बनी हुई है। किसकी? लकड़ी की छत जो है बनी हुई है इस पे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अर्थात इस महल में जो है आपको पत्थरों की छत नहीं मिलेगी। किसकी? लकड़ी की छत मिलेगी। और इसीलिए इस महल की दीवारों पे क्या है भाई? गोमूत्र का लेप किया गया। किसका? गोमूत्र का लेप किया गया है। गोमूत्र का लेप किया गया है। इसकी छत पर गोमूत्र का लेप किया गया है ताकि ये जो है भीगने से बच सके। अब यदि और बात करें तो ये जो महल है इसके अंदर मिट्टी एवं चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। अर्थात सीमेंट या चूने जैसी कोई चीज नहीं लगेगी। बिना, ये केवल पत्थरों से बना हुआ है। किससे? केवल पत्थरों से बना हुआ दुर्ग है। केवल पत्थर द्वारा निर्मित, केवल पत्थर द्वारा जो है निर्मित महल है भाई। क्या? केवल पत्थर द्वारा निर्मित महल है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बड़ी आसान सी और बड़ी सरल भाषा में पढ़ रहे हैं। देखो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। ये जो महल है इसकी छत किसकी है? अभी लकड़ी की छत है। दूसरा बात करें तो इस क्या गोमूत्र का लेप किया गया। किसका? गो जो मूत्र होता है उसका लेप किया गया है। तीसरे में बात करें तो ये केवल पत्थरों से बना है भाई। जैसे कि इसमें एक पत्थर लगा दिया इस डिजाइन का। कौन सा? इस डिजाइन का। तो इसके ऊपर वाला जो पत्थर है वो होगा इस डिजाइन का, ताकि इसको भर दे। और इस तरीके से जो है पत्थर यहाँ पे लगाए गए हैं, एक दूसरे के ऊपर चिपकाए गए हैं और इनमें मिट्टी, सीमेंट या चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो इस दुर्ग के हम प्रमुख शाखे पढ़ लेते हैं। क्या पढ़े? प्रमुख शाखों की बात करते हैं। इस दुर्ग के कौन कौन से प्रमुख शाखे हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। यदि देखो इस दुर्ग के प्रमुख शाखों की बात करें, क्या प्रमुख शाखे कौन कौन से हुए, तो इस दुर्ग को 2.5 शाखों के लिए भी प्रसिद्ध माना गया। यहाँ पे 2.5 शाखे हुए थे, अर्थात 2 शाखे पूर्ण हुए और तीसरा शाखा अधूरा था। इसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन क्या नहीं हुआ भाई? केसरिया हुआ लेकिन इसके अंदर जोहर नहीं कर पाए थे, वो पढ़ना है। देखो शाखे हुए उनमें से तीनों शाखों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। क्या? तीनों शाखों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। हमारा जो प्रथम शाखा था
इसको लिखते हैं प्रथम शाखा। इधर का ये जो प्रथम शाखा है ये हुआ था मूलराज बाटी के समय। किन के समय? मूलराज बाटी प्रथम के समय ये शाखा हुआ था भाई। यदि और बात करें तो इसके समय आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसके समय आक्रमण किया गया था। यदि और बात करें तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण कब किया था? तो 1300 कब? 1312 ईस्वी में। 1312 ईस्वी में जो है इसने आक्रमण किया था और मूलराज बाटी के नेतृत्व में यहां पे सेना ने केसरिया धारण किया था विद्यार्थियों। अब देखो दूसरे साके की बात करें। कौन सा साका? दूसरा साका यदि बात करें तो दूसरा जो हुआ था ये हुआ था भाई 1359 ईस्वी में। कब हुआ था? 1359 में। ये जब साका हुआ तो इस समय यहां के शासक थे राव दूदा। कौन थे? राव दूदा यहां के शासक हुआ करते थे। और अटैक किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा यहां पे आक्रमण किया गया। और फिरोज शाह तुगलक ने जब आक्रमण किया तो भाई यहां पे साका हुआ और इस साके में राव दूदा ने जो है क्या है केसरिया धारण किया था। अब सबसे अंतिम अपना आ जाता है कौन सा? तीसरा साका। कौन सा? ढाई वाला जो साका हुआ था उसी के ऊपर बात करेंगे कि तीसरा अढ़ाई जो अधूरा रह गया था हमारा उसके ऊपर बात करें। यदि तीसरे साके की बात करें, किसकी? तीसरा शाखा। यदि इस तीसरे साके की बात करें तो ये जो तीसरा साका हुआ था ये हमारा हुआ था भाई कब? ये हुआ था 1550 ईस्वी में। कब? 1550 ईस्वी में। इस समय यहां का शासक कौन था? तो राव लूणकरण बाटी था। कौन था? राव लूणकरण बाटी यहां का शासक हुआ करता था। और कांधार का जो शासक था, कहां का? कांधार का शासक अमीर अली, ये धोखे से जो है यहाँ पे सहायता मांगने की जगह यहाँ पर क्या कर देता है? अटैक कर देता है राव लूणकरण के ऊपर। सहायता मांगने आता है और अपनी पालकियों के अंदर सेना बिठा के लाता है। इसमें राव लूणकरण जी केसरिया तो धारण करते हैं लेकिन महिलाएं जौहर नहीं कर पाती है विद्यार्थियों, इसलिए इसको अधूरा साका कहा जाता है। और हमारा जो जैसलमेर का दुर्ग है वो अढ़ाई साकों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो देखो जैसलमेर के दुर्ग से संबंधित सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों। उम्मीद है आप लोगों को यह कक्षा समझ में आई होगी। यदि विद्यार्थियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और विद्यार्थियों वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।